नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़कर पहली चीता पुनर्वास परियोजना शुरू की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया। 53,000 से अधिक छात्रों को दी वित्तीय सहायता। राज्य में प्रथम चरण में 25,009 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से मांगी गई अधियाचना। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 सितंबर को राज्य के सभी जिलों की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को प्राकृतिक वास में छोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने विश्व की पहली चीता पुनर्वास परियोजना की शुरुआत की। ये चीते नामीबिया से लाए गए हैं। नामीबिया से इन चीतों को विशेष विमान से ग्वालियर लाया गया और बाद में इन्हें हेलीकॉप्टर से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचाया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने चीता पुनर्वास की संभावनाओं का पता लगाने के लिए देश के 10 स्थानों के सर्वेक्षण के बाद मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान को उपयुक्त स्थान बताया। 750 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह राष्ट्रीय उद्यान करीब 2 दर्जन से अधिक चीतों के प्राकृतिक वास में रहने का उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा श्योपुर और शिवपुरी जिलों में लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर जंगल का इलाका है, जिसमें चीते खुले में घूम फिर सकेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी इस अवसर पर मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ चलाए जा रहे राष्ट्र निर्माण के कार्य निरंतर आगे बढ़ते रहने की कामना की। उन्होंने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की भी कामना की। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने आजादी के बाद पहली बार करोड़ों लोगों को उनका अधिकार देकर उनमें आशा और विश्वास की भावना पैदा की है। कई ट्वीट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में राजनीति को एक नया आयाम दिया है और गरीबों की खुशहाली को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा और संरक्षण की दृष्टि से रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने ट्वीट में कहा कि श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। श्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊर्जावान नेतृत्व से विश्व स्तर पर भारत की एक मजबूत छवि बनाई है। श्री ठाकुर ने उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सांसद संजय सेठ के आवास पर आज से 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस क्रम में आज पहले दिन सांसद संजय सेठ के आवास पर कई प्रकार के सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें रक्तदान शिविर, मोदी जी की जीवनी एवं उनकी उपलब्धियों पर कार्यक्रम हो रहा है। वहीं कल चिकित्सा शिविर प्रातः 10 बजे से लगाई जाएगी, जबकि 19 सितंबर को दिव्यांगजनों के बीच कृत्रिम अंग के वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किए हैं और 53,000 से अधिक छात्रों को वित्तीय सहायता दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का यह पुरस्कार इन लोगों को उनकी उद्यमिता के लिए मदद करेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2020-21 के दौरान जब देश कोविड महामारी से जूझ रहा था, तब वार्षिक इंस्पायर पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए सभी राज्यों के 702 जिलों से 6.5 लाख से अधिक विचार और नवाचार मिले। डॉक्टर सिंह ने बताया कि इन छात्रों में से कुल 53,021 छात्रों को 10-10 हजार रुपए की वित्तीय सहायता के लिए चयनित किया गया है, ताकि वे योजना के लिए प्रस्तुत विचारों के प्रोटोटाइप तैयार कर सकें। अगले चरण के बाद कुल 556 छात्रों ने 9वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में जगह बनाई है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपको भारत में सिलिकॉन क्रांति के बारे में जानकारी देंगे।
भारत आउटसोर्स सॉफ्टवेयर और सहयोगी सेवाओं के लिए एक प्रमुख स्थान रहा है। 1980 दशक के उत्तरार्ध से इसने देश की संपत्ति में वृद्धि की, रोजगार प्रदान किए और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। वर्ष 2014 से केंद्र सरकार के नीतिगत प्रोत्साहन ने स्टार्टअप और नवाचार संस्कृति को बढ़ावा दिया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत वर्ष 2015 और 2019 के बीच अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण सुधार करते हुए 81वें स्थान से 52वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2019 में देश प्रौद्योगिकी लेन देन के लिए निवेश आकर्षित करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर था। सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर पवन दुग्गल ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को विशिष्ट रूप से विकसित किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIT और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में 75 से अधिक स्टार्टअप सहायता केंद्र स्थापित करने की पहल में भागीदारी करने के लिए सहमत हुए हैं। कई कंपनियां बेंगलुरु, चेन्नई, गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, पुणे, त्रिवेंद्रम और विजयवाड़ा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रही है। वर्ष 2014 में बहुत कम कनेक्टिविटी वाला भारत 560 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे अधिक कनेक्टेड देश बन गया है। स्मार्टफोन का उपयोग करने वालों की संख्या 5 वर्ष पहले के 86 मिलियन से बढ़कर वर्तमान में 450 मिलियन हो गई है। इस सफलता दर ने करियर पथ के रूप में डिजिटल उद्यमिता में रुचि को प्रोत्साहित किया है, जैसा कि भारत में युवा लोगों के हालिया सर्वेक्षण से संकेत मिलता है। उत्तरदाताओं में से 1/3 लोगों ने उद्यमिता में करियर के रूप में रुचि दिखाई है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति SN प्रसाद की खंडपीठ ने कल रिम्स की व्यवस्था पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिम्स में सभी प्रकार की जांच और दवा सहित अन्य व्यवस्था की जाए। लोगों को इलाज के लिए आवश्यक दवाएं और अन्य सामान समाप्त होने के पहले मंगा लेना चाहिए। सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक भी अदालत में हाजिर हुए। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होनी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग से फैसला सुनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता भैरव तोमर ने आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई है। 1 महीने से अधिक समय हो जाने के बाद मंतव्य सुरक्षित रखा गया है, अतः आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए फैसला सुनाया जाए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonlir.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR और फेसबुक पेज और इंडिया न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब देश में कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
राज्य में प्रथम चरण में 25,009 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से अधियाचना मांगी गई है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश भेजा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायता आचार्य के 20,825 और स्नातक प्रशिक्षित 29,175 शिक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 25,996 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से अधियाचना देने को कहा गया है। जिलों को 50,000 पदों पर आरक्षण रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 सितंबर को राज्य के सभी जिलों की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की भी समीक्षा की जानी है। यह समीक्षा बैठक प्रोजेक्ट भवन में दिन के 10 बजे से होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखकर आवश्यक तैयारी करने का सुझाव दिया गया है। सिमडेगा जिले में आकांक्षी जिला योजना के तहत बुनियादी शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में आकांक्षी जिला योजना के तहत बुनियादी शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई है। समाहरणालय में उपायुक्त आर रोनेटा ने दीप जलाकर इस अभियान की शुरुआत की। बताया गया कि जिले के 132 विद्यालयों के 7,800 छात्र छात्राओं को इस अभियान से जोड़ा गया है। 100 दिवसीय अभियान में बच्चों में बुनियादी साक्षरता, भाषा एवं संख्यात्मक ज्ञान आदि पर ध्यान दिया जाएगा। अभियान शिक्षा विभाग और पिरामल फाउंडेशन की ओर से चलाया जा रहा है। पिरामल फाउंडेशन के पदाधिकारी कुमार ताराचंद ने कहा कि इस अभियान से बुनियादी शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। जामताड़ा जिले में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के अवसर पर जामताड़ा जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यबोध कराया जा रहा है। इस दौरान सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय परिसरों में पौधरोपण, पर्यटन स्थलों की साफ सफाई, विचार गोष्ठी, विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पर्यावरण के महत्व की जानकारियां दी जा रही है। इस क्रम में जिला पर्यटन पदाधिकारी संतोष कुमार ने कहा कि 16 सितंबर से 30 सितंबर तक पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक तथा प्लास्टिक से बने सामानों की जगह मिट्टी एवं वृक्ष के पत्तों से बने सामानों का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राज्य भर में आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा धूमधाम से की जा रही है। राजधानी रांची के औद्योगिक संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा स्थापित की गई है। वाहनों की साफ सफाई कर पूजा अर्चना की जा रही है। जेएससीए स्टेडियम रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 9 अक्टूबर को 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके लिए टिकटों की बिक्री 6 अक्टूबर से 3 दिनों तक की जाएगी। एक दर्शक सिर्फ 3 टिकट ही ले सकेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के कूनू राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़कर पहली चीता पुनर्वास परियोजना शुरू की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 60 स्टार्टअप को इंस्पायर पुरस्कार प्रदान किया। 53,000 से अधिक छात्रों को दी वित्तीय सहायता। राज्य में प्रथम चरण में 25,009 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जिलों से मांगी गई अधियाचना। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 सितंबर को राज्य के सभी जिलों की योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।